नमस्कार, मेरा नाम है नितिन त्यागी और आपका स्वागत है विचार और अभिव्यक्ति के इस नए अंक में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारत की विपक्षी पार्टियों की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब ने देखा कि भारत की सभी विपक्षी पार्टियों ने एकमत होकर सरकार का साथ देने का निश्चय किया और ये कहा कि सरकार जो भी कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाएगी वे उसमें भारत सरकार के साथ हैं। लेकिन उस समय भी सबको ये पता था कि ये सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है कुछ समय के लिए। और जब ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ उसके तुरंत बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार इन विपक्षी पार्टियों ने अपने रंग बदले। कोई पार्टी ये पूछ रही है कि कितने विमान गिरे भारत के, कोई पार्टी ये पूछ रही है कि भारत की कितनी क्षति हुई, कोई पार्टी ये पूछ रही है कि हमने पीओके लेने के लिए कुछ कदम क्यों नहीं उठाए। कुछ पार्टियां इधर उधर के दावे कर रही हैं कि हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ और पाकिस्तान का कम। कुछ ये पूछ रहे हैं कि ड्रोन को गिराने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि ड्रोन की कीमत बहुत कम थी और मिसाइलों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा। और अभी हाल फिलहाल में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए उनको सरेंडर मोदी कहा और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नरेंद्र ने सरेंडर कर दी। ये बात समझना मुश्किल है कि ये पार्टियां भारत के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जो पिछले घटनाक्रम हुए हैं उन घटनाक्रम में ये पार्टियां हमेशा इस प्रकार के वक्तव्य देती आई हैं, इस प्रकार के सवाल पूछती आई हैं जिनका उपयोग दुश्मन देश ने किया है, जिनका उपयोग देश विरोधी ताकतों ने किया है। और समय समय पर इन पार्टियों के नेता इन विरोधी, इन दुश्मनों के साथ बैठे दिखाई दिए हैं। याद करें मणिशंकर अय्यर को, जो पाकिस्तान में बैठकर ये वक्तव्य दे रहे थे कि पाकिस्तान को कांग्रेस का साथ देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को हटाने में। ये बात समझ में नहीं आती कि सत्ता की ऐसी कैसी लालसा है जो इन पार्टियों को यह भी सोचने पर विवश नहीं करती कि जिस देश में वे हैं, जिस देश का वे खाते हैं, जिस देश की जनता उन्हें चुनती है, उसी देश के खिलाफ इस तरह के वक्तव्य वो देते हैं और दुश्मनों का साथ देते हैं, जहां पर दुश्मन उनके इन वक्तव्यों का फ़ायदा उठाता है और देश की एक गलत छवि बनती है पूरे विश्व के सामने। आज की इस चर्चा में हम विश्लेषण करेंगे आज़ादी के पहले के समय से और अभी तक के समय की कुछ घटनाओं का, जहां पर विपक्ष ने कभी भी सरकार का साथ नहीं दिया, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने और उसके सहयोगी दलों ने। हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक कांग्रेस की सत्ता में रही और उनका एक छत्र राज्य था। जिस तरीके का राज्य उन्होंने चलाया उसी का परिणाम है कि जो हम आज समाज में विघटन देखते हैं, भारत की जो स्थिति हम विश्व पटल पर देखते हैं, ये सब उन्हीं नीतियों का परिणाम है। अगर 1947 के विभाजन पर एक नज़र डालें तो कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने विभाजन को स्वीकार किया। ये भी सुनने में आता है कि अगर उस समय कुछ शर्तें जो रखी गई थी तत्कालीन पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना द्वारा, अगर कुछ वो शर्तें मान ली जाती तो भारत का कभी विभाजन नहीं होता। किस प्रकार हम विभाजन को स्वीकार कर सकते हैं, किस प्रकार भारत माता के एक हिस्से को काटकर हम एक दूसरा देश बना सकते हैं। लेकिन ये हुआ और आज वही पार्टी सवाल उठाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पर कि वे देश विरोधी हैं और वे पाकिस्तान से पीओके नहीं ले पा रहे हैं, वे चीन से, जो भारत का हिस्सा चीन ने कब्जा किया हुआ है, उसको वापस नहीं ले पा रहे हैं। ये सवाल अपने आप में हास्यास्पद हैं और कहीं ना कहीं ये भी दिखाते हैं कि किस तरह की हिपोक्रेटिक अप्रोच है इस पार्टी की, जिन्होंने विभाजन स्वीकार किया 1962 में। इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय विपक्ष का कोई अस्तित्व था नहीं, उनके एक छत्र राज्य था और उनके हाथ में संपूर्ण सत्ता थी। वे जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके के निर्णय लेते थे, कोई उन पर सवाल करने वाला नहीं था। और अगर कोई सवाल करता भी था तो उन सवालों की आवाज़ न कारखाने में तूती की तरह थी जो किसी को सुनाई नहीं देती थी। हम बात करेंगे चीन की। हम सब देखते हैं कि चीन आज भारत का सबसे प्रमुख विरोधी है। पाकिस्तान के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर सके, लेकिन चीन जो अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है, एक समय भारत के मुकाबले बहुत कमज़ोर था। भारत ने ही वीटो, जो वीटो पावर उनके पास है आज संयुक्त राष्ट्र में,
वो उनको देने की वकालत की थी। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्यों वकालत की गई थी? कि हमारे पास इतने फंड नहीं हैं कि हम यूएन को फंड दे पाएँ। क्या देश के लिए कभी फंड्स की कमी हो सकती है? अगर उन्होंने आह्वान किया होता जनता का, अगर उन्होंने सोचा होता, तो क्या वीटो पावर भारत के पास नहीं हो सकती थी? लेकिन ना इतना सोचा गया, ना इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचा गया, बस उठाकर वीटो पावर देने के लिए चीन की वकालत की गई। हमने बात की गुटनिरपेक्षता की, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। हमने बात की पंचशील की, और उसी पंचशील की दुहाई दे दे के भारत चीनी भाई भाई, भारतीय चीनी भाई भाई करते हुए चीन ने भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग कब्जा लिया। हमारी सेना उस वक्त भी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन हमारी सेना के पास हथियार नहीं थे। हम तो 1947 में आज़ाद हो गए थे, ये लड़ाई तो हुई थी 1962 में। तो 47 से लेकर 62 तक क्या हुआ? हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हथियार क्यों नहीं बने उस टाइम पे? क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी का ये विचार था कि भारत को सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, भारत एक शांति प्रिय देश है और चीन हमारा सबसे प्रमुख सहयोगी है, तो हमें उससे कोई खतरा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे रक्षा मंत्री हुए AK एंटनी, उनका तो आपको स्टेटमेंट याद ही होगा कि भारत ने बॉर्डर क्षेत्र में सड़कें इसलिए नहीं बनाई क्योंकि दुश्मन उनका प्रयोग कर सकता है, और दुश्मन कहीं भारत के दरवाजे तक ना पहुंच जाए, इसलिए हमने सड़कें नहीं बनाई। किस प्रकार की मानसिकता है ये, किस प्रकार के लोग थे? तो आप समझ सकते हैं कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, जो उनके सलाहकार थे, किस प्रकार के सलाहकार रहे होंगे, और क्या उनकी भारत और भारत माता और भारतीयों के विषय में सोच रही होगी। जो व्यक्ति इंग्लैंड से पढ़ा हो, जो व्यक्ति एक बहुत ही रईस परिवार में पैदा हुआ हो, कहते हैं कि जिनके कपड़े भी धुलने के लिए पेरिस जाया करते थे, तो वो परिवार का व्यक्ति एक गरीब भारतीय, एक सामान्य भारतीय परिवार, एक सामान्य भारतीय की सोच के बारे में क्या जानता होगा? लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री बने, बावजूद इस बात के कि कांग्रेस की जो 13 कमेटियाँ थी, उनमें से एक कमेटी ने भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं किया। प्रधानमंत्री बनाने के लिए पटेल को वोट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद नेहरू प्रधानमंत्री बने और पटेल को गृह मंत्री बनना पड़ा। अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो आप आज जो भी समस्याएं देखते हैं, वो समस्याएं सारी कांग्रेस की देन है। हम बात करते हैं बंटवारे की, बंटवारा कांग्रेस की देन है। हम बात करते हैं कि 1962 में जो चीन ने कब्जा किया, कांग्रेस की देन है। उसके बाद हम बात करें कि हमारे सिख भाइयों के साथ जो संबंध खराब हुए, जिस तरह की समस्या पैदा हुई, चाहे वो भिंडरावाले से संबंधित समस्या हो, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, ये कहाँ से पैदा हुई? ये पैदा हुई कांग्रेस से ही। इसके बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार पहले भिंडरावाले को सपोर्ट किया गया और किस प्रकार जब वह काबू से बाहर हो गया तो उसके बाद एक ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, जिसने हमारे सिख भाइयों की भावनाओं को आहत किया, और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार के घटनाक्रम हुए। इसके बाद देखें कि शांति सेना भेजी गई राजीव गांधी जी के काल में, और वहाँ पर पहले प्रभाकरण को जो भारत सरकार सपोर्ट कर रही थी, बाद में प्रभाकरण को सपोर्ट करना बंद कर दिया गया, शांति सेना भेज दी गई, जिसमें पता नहीं कितने भारतीय सैनिक हताहत हुए, और उसके बाद भारतीय सेना को वहाँ से बुलाना पड़ा, और उसकी परिणति जो हमने देखी कि फिर जो LTT जो संगठन था वहाँ का, उसने जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। इसकी परिणति इस रूप में हुई। जो तमिल और सिंघली का जो विवाद था, वहाँ पर भारत सरकार को तमिलों का साथ देना चाहिए था, लेकिन भारतीय सरकार ने तमिलों के विरुद्ध ही शांति सेना भेजी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय ये एक माहौल था कि हर व्यक्ति देश के बारे में सोचता था, देश के बारे में, देश की तरक्की के बारे में सोचता था, और हर व्यक्ति देश को पहले रखता था। लेकिन जिस तरह की सरकारें आई, जिस तरह की नीतियाँ बनाई गई, उन नीतियों का परिणाम ये हुआ कि हर व्यक्ति ने देश के बारे में छोड़कर अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपने जाति के बारे में, अपने परिवार के बारे में। जातिवाद का जहर 1947 से पहले जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तब इस देश में, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत कम था। लेकिन 1947 से पहले जो माहौल बनाया गया, उस माहौल में पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, और उसके बाद जब हिंदू मुस्लिम ख़त्म हो गया, क्योंकि एक देश बन गया हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तो उसके बाद फिर राजनीतिज्ञों को दिखाई दिया कि अब क्या तरीका है तो सत्ता बन रहने का, तो फिर जातियों में बांट दिया गया। जातियाँ थी, लेकिन उसको उभारा गया
कि आप इस जाति के हैं, आप फलाने जाति के हैं। ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया था कि कौन सी जो है मार्शल कास्ट्स हैं, कौन सी नॉन मार्शल कास्ट्स हैं, और फिर उसी का आगे फिर जो परिणाम हुआ, जिस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने संप्रदायों को, जातियों को बढ़ावा दिया, और उसके बाद फिर अब जो है ये इसकी परिणति जो है फिर मंडल कमीशन के रूप में हुई। जब प्रावधान हुआ था आरक्षण का तो वो कुछ समय के लिए हुआ था, फिर उसको लगातार बढ़ाया गया, और इसमें आप देखेंगे कि उसका फ़ायदा जो गरीब व्यक्ति है उसको नहीं मिला, उसका फ़ायदा उसी व्यक्ति को मिला जो समर्थ था उस आरक्षण का लाभ लेने में। मंडल कमीशन पे हमने देखा कि मंडल कमीशन में क्या हुआ, किस तरीके से हिंसा हुई, किस तरीके से लोगों में आपस में दिलों में दूरियां आई, और वो दूरियां आज तक भी नहीं भर पाई। और अब नया शगुफा छोड़ा गया है, और ये शगुफा तो खैर सरकार की तरफ से छोड़ा गया है। इसमें विपक्ष तो बड़े दिनों से डिमांड कर रहा था इस चीज़ की कि साहब जातिगत जनगणना। मैं पूछता हूँ जातिगत जनगणना से क्या हासिल हो जाएगा? देश के विकास में जातिगत जनगणना किस तरीके से सहायक है? जातिगत जनगणना सिर्फ समाज को और बांटेगी, जातियों में, उपजातियों में, वर्गों में। जो समाज पहले से ही बटा हुआ है उस समाज को और बांटने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राजनीतिज्ञ जो देख रहे हैं वो आपको, वो इंसानियत के आधार पर नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के आधार पर। और आप जितना बटेंगे उतना ही आप उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगे। नए नए नेता आपको आकर बताएंगे कि भाई हमारी पार्टी ये है, ये इस वर्ग का सपोर्ट करेगी। अब तो जाति के नाम से पार्टियां बननी शुरू हो गई हैं। अब शर्म भी नहीं करते इस बात को कहने में कि नहीं हम सबके साथ हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं हम अमुक पार्टी अमुक महापुरुष के नाम पे बनाई है और वो इस जाति का था। लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान को भी जातियों में बांट रहे हैं इस टाइम पे। लोगों से मेरा मतलब राजनीतिज्ञों से। तो हम बात कर रहे थे भारत के विपक्ष की। विपक्ष सत्ता की लालसा में इस कदर अंधा हो चुका है कि विपक्ष को यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या देश के हित में है और क्या देश के विरोध में। वे किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्हें देश का विरोध करने से भी गुरेज नहीं है। अभी भारत सरकार ने कुछ सांसदों के प्रतिनिधिमंडल बनाकर भेजे विदेशों में भारत का पक्ष समझाने के लिए। इन्हीं पार्टियों के नुमाइंदे जो विदेशों में भारत सरकार की जो युद्ध नीति थी उसकी, भारत सरकार का दृष्टिकोण वो विदेश में जो वहाँ की सरकारें हैं उनके सामने स्पष्ट कर रहे थे, उसी समय इन्हीं पार्टियों के प्रमुख नेता यहाँ भारत में भारत सरकार को गाली देने में लगे हुए थे। पूछ रहे कितने राफेल गिरे। किसी ने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने हवाई जहाज गिरे, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। लेकिन उनका मुख्य जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि वे जनता को ये दिखाएं कि भारत सरकार ने एक गलत निर्णय लिया, भारत सरकार ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया, इस ऑपरेशन सिंदूर में हमें क्षति हुई। अभी कल मैंने एक व्यक्ति को सुना कि अगर कोई बच्चा 1 रुपये का कोई सिक्का निगल ले और उस सिक्के को निकालने के लिए किसी व्यक्ति को कोई सर्जरी करानी पड़े और उसके लिए उसको 1 लाख रुपए खर्च करना पड़े, तो इन लोगों का तर्क यही है कि 1 रुपये के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ड्रोन के संबंध में, जो मैंने पहले कहा था कि ड्रोन की कीमत तो 50,000 रुपये थी, आपने 1 करोड़ रुपए की मिसाइल क्यों खर्च कर दी। अगर वह ड्रोन किसी आबादी पर गिरता और वहाँ पर कितने लोग मारे जाते तो यही नेता छाती पीटते हुए वहाँ पहुँचते। हमने अभी देखा बेंगलोर में क्या हुआ। बेंगलोर में एक भगदड़ में इतने सारे लोग मारे गए और उसके बाद कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है हमारा कार्यक्रम नहीं था, इतने लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस ये कह रही है कि हमने तो मना किया था इस चीज़ के लिए करने के लिए कि 2-3 दिन से पहले नहीं कर सकते, उसके बाद भी किया गया। तो सवाल उठाने के लिए सब हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। और यही हम देखते चले आ रहे हैं कि सिर्फ विदेशी शक्तियों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं हमारे विपक्षी पार्टी के नेता। कहीं तो कोई सीमा होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि विरोध कहाँ तक किया जा सकता है और ये विरोध कब राष्ट्र का विरोध बन जाता है, किसी पार्टी का विरोध, किसी नेता का विरोध कब राष्ट्र का विरोध बन जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। आज दुनिया बहुत छोटी है, हर व्यक्ति की पहुंच इंटरनेट तक है, हर व्यक्ति की पहुंच मीडिया तक है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता, वो स्टेटमेंट पूरी दुनिया में जाता है। और अगर आप किसी पार्टी के कद्दावर नेता हैं तो वो भारत की एक अलग ही छवि
पेश करता है पूरी दुनिया के सामने। पता नहीं ये पार्टियां कब सबक लेंगी, पता नहीं ये नेता कब सब समझेंगे। सत्ता साधन हो सकती है, सत्ता साध्य नहीं है। सत्ता सेवा का एक अवसर है, सत्ता उद्देश्य नहीं हो सकती। अगर आप सत्ता किसी उद्देश्य के लिए प्राप्त करना चाहते हैं कि जिससे मैं शक्तिशाली हो जाऊं, जिससे मैं अपना हित कर सकूं, तो फिर ये सत्ता का दुरुपयोग है। हमारे नेताओं को समझना पड़ेगा, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो अभी सत्ता में हों, क्योंकि कल को वो भी विपक्ष में हो सकते हैं, कि जनता का हित सत्ता का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगर आप जनता का हित नहीं कर सकते, अपना हित करते हैं, तो हो सकता है थोड़े समय के लिए आप जनता को बेवकूफ़ बना सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जनता हमेशा बेवकूफ़ बनती रहे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की जो बातें थी वो जनता को उस समय भी पता थी, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई कि ये 2-4 दिन की बातें हैं, 2-4 दिन बाद ये अपने असली रंग में आ जाएंगे, और उन्होंने सबको सही साबित किया, वो अपने असली रंग में आ गए। मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि भगवान सद्बुद्धि देगा हमारे इन विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को और सत्ता के नेताओं को भी। ऐसा नहीं कि वो हर चीज़ में सही हैं, और सब मिलके भारत को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करेंगे, भारत की जनता के हित के बारे में सोचेंगे, और जो भारत के दुश्मन हैं उनको ऐसा कोई अवसर नहीं देंगे कि वे भारत के खिलाफ कुछ सोच सकें, उनके शब्दों को इस्तेमाल कर सकें, उनके वक्तव्यों को इस्तेमाल कर सकें। इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इस प्रकार की वीडियो बनाते रहने की प्रेरणा मिले। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।